गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो ये सुबह सुबह पंचायती काय कर रहे हो तुम लोग बैठ के? फिर शांतिपूर्ण तरीके से रहा करो, घर से आए हो आराम से। तो अभी सुबह सुबह तो रिलैक्स रहना चाहिए ना एकदम। पता नहीं, जैसे मतलब खेत वेत बांटते हैं ना गाँव में, ऐसी बातचीत करने लग जाते हो तुम लोग। चलिए, कल तक की कहानी सबको समझ में आ गई थी? पक्का? आज ऐसे प्राणी कितने हैं जिनका पहला दिन है? यार ये थोड़ा गड़बड़ मामला है, किस तो मत आया करो तुम लोग। पहले ही दिन आ जाया करो, जिस दिन बैच स्टार्ट होता है उसी दिन आ गए बस। उसके बाद नहीं आना है। अब तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा आज। अब देखो, मेरे को अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, मैं तुमको मीठी गोली नहीं दे सकता कि नहीं बेटा आएगा समझ में। भाई साहब, आज कुछ समझ में नहीं आएगा पूरे 1 घंटे। और तुमको अगर ऐसा लगता है तो 1 घंटे देख लेना तुम लोग बैठ के। फिर तुम्हारा सबसे पहला वक्तव्य होगा कि भाई साहब हम गए थे 99 में, पता नहीं कहाँ होता, समझ में ना आया कुछ भी। ये सबसे पहला सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये कि अगर आप आए थे, अच्छा, अभी जो आज पहला दिन है जिनका, उन्होंने बैच ज्वाइन कब किया था? कल। कर लिया होगा ना कल ही? अभी नहीं किया? अभी किया है? अरे यार भाई, पता नहीं था, हम पाल के भिजवा देते घर तक। बोला अभी किया है। विद्यार्थी सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है संस्थान में आने के बाद? सर नया बैच है क्या? तो भाई हम इंतजार कर रहे थे कि तुम जब आओगे तब हम नया बैच चालू करेंगे। नया बैच चालू हो जाता अपने रेट पर। आप जितने दिन बाद आएंगे आपके लिए तो वो पुराना ही कहलाएगा ना। अब आप ये चाहते हैं कि भाई हम जिस दिन आए उस दिन नया बैच चालू हो जाए, तो ऐसा तो पूरे भारत में कोई संस्थान है ही नहीं है कि जिस दिन विद्यार्थी आए उसी दिन उसको नया बैच मिल जाए। पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी। लेकिन फिर भी आप लोग समय से आया करें। समय का मतलब है, आपने 18 तारीख और 19 तारीख 2 क्लासें निकाल दी, तीसरे दिन पधारे हैं आप। चलो अच्छी बात है। तो देखो, कल हम लोगों ने अभाज्य संख्या तक पढ़ लिया था, शायद याद है? सही है ना? अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभाज्य संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए, देखिए कैसे याद करेंगे, समझना है आपको। कि देखिए, 442, 232, 232 और 1 आपकी अभाज्य संख्या ज्ञात हो गई आपको। अब इसका मतलब समझना है आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, पहला वाला जो आपका डब्बा है वो 10 तक की संख्याओं को इंगित करता है, दूसरा वाला 20 तक की संख्याओं को, तीसरा वाला 30 तक, ये 40, ये आपका 50, ये आपका 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जब हम कंपटीशन में पहली बार प्रवेश करते हैं तो हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग, देखो सब पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है ज्यादातर। कुछ कुछ पेपरों में रीजनिंग नहीं आती है, कुछ में आती है। जब हम पहली बार प्रवेश करते हैं तो हमको जब रीजनिंग पढ़ाई जाती है तो हमको सबसे पहले एबीसीडी पढ़ाई जाती है। हमको अपने अंदर झांक के औकात समझ में आती है कि थोड़ा बचपन में जब प्रारंभ किए थे तब भी यहीं से स्टार्ट किए थे हम। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि इसकी संख्या भी याद करनी होती है। बात सही है गलत है बताओ? जो चीज आपने पहले ऐसे रटा था ABCD और जेड तक, जल्दी कौन बोलेगा हम टॉपिक लाएंगे, ऐसा होता बच्चों के साथ नहीं होता है?
अब ये चीज अगर कोई बचपन में आपको बताया होता कि भाई बाद में जब आप दोबारा प्रारंभ करोगे अपनी पढ़ाई को, दोबारा प्रारंभ का मतलब है कि जब हम कंपटीशन में प्रवेश करते हैं तो वो हमारा पुनर्जन्म समझिए आप उसे, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई का और यहाँ जमीन आसमान का अंतर होता है। उधर लिखना होता है 5 नंबर का सवाल तो थोड़ा लिखना है, अगर वही सवाल 8 नंबर में थोड़ा ज्यादा लिखना है। और जब आप इंजीनियरिंग में प्रवेश करोगे वही और ज्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि सवाल ही 14 नंबर का होता है। अब 14 नंबर एक पन्ने में तो मिलेगा नहीं, कम से कम 3 साढ़े 3 पन्ना भरना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस हमको स्कूल में और कॉलेज में हो जाती है कि ज्यादा कैसे लिखना है। और हम अपने आप को बहुत बड़ा एकदम, वो कहते हैं ना अलाउद्दीन खिलजी समझने लग जाते हैं, हमको बहुत कुछ आता है। हमने बीएससी में 84 बना दिया भाई साहब, बड़े बड़े सवाल किए हमने 3-3 पन्ने के। और वापस जब हम कंपटीशन में प्रवेश लेते पहले दिन तो हमको पता चलता सवाल इतना बड़ा उत्तर इतना सा। मैंने कहा यार इतना बड़ा काहे को पढ़े थे फिर हम। अच्छा फीलिंग आती है नहीं आती है बीएससी वालों को कि हम इतना बड़ा पढ़े, समाकलन अवकलन dy/dx और चलता जा रहा, लास्ट में तीसदम लिखा आ गया। वो उत्तर ही पूछ रहा है भाई साहब कंपटीशन में। तो ये चीज पहले नहीं बताई गई है, इसलिए शायद आपको पता होना चाहिए कि सरकार की तरफ से अब कॉलेजों में भी शायद कंपटीशन की पढ़ाई होती है साथ में, कि आप इसके साथ साथ कंपटीशन भी पढ़ाइए। ये सरकार की तरफ से अलाउ है। कॉलेज जो आपसे फीस लेता है उसमें इंक्लूड रहता है आपका पैसा कंपटीशन की तैयारी कराने का, लेकिन कॉलेज वाला कभी बताता नहीं है तुमको। ठीक है, अब ये गिनती भी तुमने खूब पढ़ी हुई है। अब देखो हमने इसमें 1 2 3 4 ही लिखा, ज्यादा तो नहीं लिखा कुछ भी। बताओ इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। अब इसको याद करने का तरीका समझिए फटाफट। आप लिखना नहीं है किसी को। अरे जैसे तुम मोबाइल नंबर याद करते हो ना, सबको सबका याद होगा, सबका याद है। अरे अपना ही तो याद होगा भाई, सबको सबका याद नहीं होगा। 1 2 आदमियों का याद रहता है ज्यादातर, अपना याद हो चाहे नहीं हो। देखो 1 से 10 तक कौन कौन सी होती है आपकी, देखो 2 3 5 और 7, कितनी संख्या हो गई आपकी 4। फिर हम बात करेंगे देखो 11 से लेके 20 तक, तो देखो 11 13 17 और 19। उसके बाद बात करेंगे 21 से लेके 30 तक, तो देखो एक तो 23 होती है और एक 29 होती है। उसके बाद देखिए 31 से लेके 40 तक, एक 31 होती है और एक 37 होती है। 41 से लेके 50 तक, 41 43 और 47। फिर बात करेंगे देखो 51 से लेके 60 तक, तो देखो 53 और 59। फिर 61 से लेके 70 तक, तो देखो 61 होती है 67 होती है। उसके बाद 71 से लेके 80 तक, तो देखो 71 होता है 73 होता है और 79 होता है। उसके बाद 81 से लेके 90 तक, 83 और 89। और फिर उसके बाद 91 से लेके 100 तक, तो वो होती है आपकी 97। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो देखो इसको आप एज ए मोबाइल नंबर के तौर पे याद कर सकते हैं कि 442 232 232 1। अब देखो उसने पूछा 1 से लेके 30 तक कितनी होंगी, देखो 4 और 4 8 और 2 10। उसने पूछ लिया आपसे 31 से लेके 60 तक कितनी होंगी, तो देखो 5 और 2 7। उसने यहां से पूछ लिया कि भाई 11 से लेके 50 तक कितनी होंगी, तो देखो 6 और 5 निकाल देंगे ना आराम से। बस आपको ये डब्बा याद होना चाहिए। कितने प्राणी ऐसे हैं जो याद नहीं कर पाएंगे? नहीं होगा। हमने तो ये पूछा नहीं कर पाएंगे, तुमसे ना होगा। बेटा देख अब एक बात बताएं हम तुमको, तुम 3 मार्च 2024 से लेके अब तक याद नहीं कर पाए तो जीवन में होगा भी नहीं। बैच नंबर 3 में आए थे ना? झूठ बोल रहा है बेटा, है 5 में आए थे तो 22 मार्च को आए थे। कौन दिक्कत आ रही है? 18 दिन में क्या हो गया? लेकिन देखो 22 मार्च से 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून,
अब 22 जुलाई आने वाली है, 5 महीने में तेरे को 10 डब्बे याद नहीं हुए। और मोबाइल नंबर हम सिम खरीदते हैं तभी याद हो जाता है। वो तो रास्ते में भी हो जाता है बेटा, बाइक पे चलते चलते। ठीक है। हाँ, शोर ना करें। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, एवं 74 भाज्य संख्या होती हैं। अब तुम लोग ये मत रट लेना कि भाई 25 अभाज्य होती हैं और गलती से पेपर में पूछने को आ जाए भाज्य, और तुम दिमाग लगाओ बन के 100 में से 25 गए तो 75 बचेंगे। एक जो है वो कहीं काउंट नहीं होता, जो कल लिखा दिया मैंने आपको। याद रहेगा ना? पक्का? उतार लो। अभी और लिखाना है इसमें। है? ये तो ये कहा समझाया फिर नीचे मैंने? ये वाले, ये जो लिखा वो यही तो है। वो कोई लॉटरी का नंबर थोड़ी लिखा है ऊपर कि सर इन सबकी तो लग जाएगी, हमारी लॉटरी नहीं लगेगी। फटाफट उतारो। हो गया?
1 से लेकर 25 तक आपकी 9 अभाज्य संख्या होती हैं। ये भी पूछ लेता है बीच बीच में। एक से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगा। यदि उनमें से एक अभाज्य संख्या दो हो। कोई भी आप तीन अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, जुड़ने के बाद में इवन नंबर बोले तो सम संख्या तब बन सकती है केवल जब उनमें से एक संख्या तो फिक्स है, हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी। क्योंकि देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में दो को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं विषम होती हैं। एकमात्र दो ऐसी संख्या है अभाज्य संख्याओं में जो सम संख्या होती है। बाकी दो के अलावा जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं अभाज्य में, वो सभी क्या होती हैं आपकी विषम संख्याएं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विषम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ेंगे तो कैसी संख्या बनेगी आपकी, सम संख्या बनेगी। अब आप सोचिए किसी बात को कि अगर विषम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमें जो प्राप्त हो रहा है मान वो कैसा प्राप्त हो रहा है आपका, सम। अब सम संख्या से सम संख्या प्राप्त करनी है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सम में विषम जोड़ो या विषम में सम जोड़ो, आती तो विषम संख्या है। इसका मतलब सम में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, सम संख्या ही जोड़नी पड़ेगी। और अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में केवल एक ही संख्या है आपके पास, वो क्या है आपका। तो देखिएगा तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम हो सकता है कब, जब एक संख्या क्या होगी उनमें से, क्योंकि वो देगा कई बार कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 37 कम है तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको पता है कि तीन में से एक तो दो फिक्स है, वो तो रहेगी रहेगी, उसे तो आप मिटा ही नहीं सकते यहां से। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो तीनों का योग कितना 100, इसमें से अगर मैं दो कम कर दूं तो बाकी कितना बचा आपका। और ये जो 98 है वो उन दोनों का टोटल है जो संख्या आपको अभाज्य दे रखी है, क्योंकि एक तो दो दे रखी होती है फिक्स होती है आपकी। अब आप सोचिए वो कह रहा है कि भाई एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है आपकी, 37 कम है, ऐसे दे देगा वो 36 कम है, 14 कम है, वो उस प्रकार की संख्या देगा। अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूं समझिएगा। जैसे कि देखो एक संख्या तो हो गई आपकी दो और एक संख्या हो गई आपकी 67, कितना हो गया जुड़ने के बाद में 69 हो गया ना। तो तीसरी संख्या क्या बची 100 बनाने के लिए। अब देखो क्या कहेगा, तीन संख्याओं का योग 100 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है या एक संख्या दूसरी संख्या से 36 कम है, तो बताइए तीसरी संख्या का मान कितना है। तो फिर आपको ये मैथमेटिक्स के रूल से निकालना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि जब भी सम संख्या में योग दिया होगा तो एक संख्या तो क्या होगी आपकी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे बोलो यस या नो, पक्का। उतार लो फटाफट साथ में एकदम।
हो गया? फास्ट चल रहे हो तुम लोग एकदम। 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से विभाजित करने पर 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से विभाजित करने पर हमेशा एक शेष बचता है। और ये लाइन लिखने के बाद में पेन कापी बंद कर लेना एकदम, क्योंकि सीखना है अभी इसको आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों लिखा, पहले तो इसका जम समझिए आप लोग। एक्चुअलिटी में वैसे तो ये नोट होता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा कितना आता है? 3 से बड़ी इसलिए लिखा क्योंकि अभाज्य संख्याओं की जो सीरीज है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2 का वर्ग कितना होता है आपका? पक्का? बैच नंबर 2 वाले बताएंगे, क्योंकि बैच नंबर 2 वालों को हम वर्ग वर्गमूल पढ़ाए थे बहुत अच्छे तरीके से। देखो 2 का वर्ग दोनों में से कौन सा सही है? पीछे वाला सही है, आगे वाला गलत है। वर्ग में हमेशा अंक डबल हो जाते हैं। अब बस इसको जीरो की वजह से बोला नहीं जाता है। लेकिन अगर, अच्छा कैसे पता चलेगा पता है आपको ये बात? आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, जब आप स्क्वायर करते हैं ना संख्याओं का, तब समझ में आता है कि ये जीरो आती क्यों है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी अंक का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा अंकों की संख्या क्या होती है? डबल होती है। अब जैसे देखो 18 का वर्ग वैसे तो 324 पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन 18 में कितने अंक हैं आपके? 2 है या नहीं है? तो 2 के कितने अंक होने चाहिए वहां जाके? लेकिन आपको गुणा करने के बाद 3 ही अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो चौथा अंक जीरो होगा। लेकिन शून्य अगर किसी संख्या के आगे लगा होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। बोलने में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बात लिखने की आएगी तो भाई साहब जीरो लिख के दिखानी पड़ेगी आपको। ये बात आपको याद रखनी है। अकेला 1 2 3 4 वो अंक होते हैं, और ये 0 4 अब संख्या बन गई आपकी, यहीं कृपा अटक जाएगी। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि देखो एक तो होता है आपका अंक, एक होता है आपका संख्या, और एक होती है आपकी गिनती। चलो आप में से कौन कौन है ऐसा जो ये बता पाएगा ये तीनों क्या क्या हैं? देखो मेरे पास डेली कुछ ना कुछ है तुमसे पूछने के लिए, इसलिए तुम मस्त एकदम पढ़ के आया करो घर से बढ़िया तरीके से। ऐसे कितने साथी हैं जो ये बता सकते हैं कि सर अंक को मैं डिफाइन करके बता सकता हूं, संख्या को मैं डिफाइन कर सकता हूं, गिनती को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इनका मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ तीनों एक ही है कि अलग अलग हैं? अलग अलग होते हैं ना? तो बताओ कौन कौन डिफाइन करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो जल्दी। 1 2 3 4 5। ये तो सब पुराने विद्यार्थियों के, नए वाले का सीख के आए फिर घर से। अब नए वालों को पता उत्तर क्या आएगा? सीखने तो आए ही हैं हम, आता तो आते ही क्यों। हाँ सर बताएं। हाँ। अच्छा। अच्छा ये 4 अंक है? अच्छा 1 डिजिट वाला अंक होता है? कन्फर्म? सोच के जवाब दो आराम से। देखो तुम तो ये समझ लिया को सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, तुम पे सब कुछ होगा तो भी चालान तो कट जाएगा भाई साहब। अच्छा होता है कि नहीं होता है? अब तुम बैठो, अब तुम्हारी बात के हिसाब से मैं सवाल लिख देता हूं।
अब भाई तुम सब लोग पढ़ के बताओ कौन सा वाला सही है, वो गोले में लिखा वो सही है, बाहर लिखा वो सही है? बाहर लिखा वो सही है? मतलब ये ऐसे होना चाहिए, संख्या 424 को अंक 4 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ये कभी जीवन में देखे हो तुम कहीं लिखा हुआ है ऐसे? किसी सवाल में पूरे ब्रह्मांड में कहीं लिखा नहीं मिलेगा तुमको। अब चलो मान लिया कि ये नहीं मिला तुमको, तो फिर ये लिखा मिलेगा। सही बात है ना? ये लिखा मिलेगा तो अब ये 4 अंक नहीं है, संख्या हो गई। सही है ना? मानते नहीं मानते इस बात को? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग आधे लोग तो पता टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं जब मास्टर पढ़ाने बुलाया है कि हमसे सीख रहे हैं। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती होगी तुमको। कोई बात नहीं है, पहले हम इस पे फोकस करते हैं फिर उस पे करेंगे कि संख्या क्या होता है। जी, गिनती लगातार क्रम में होती है। बहुत बढ़िया। संख्या एक से अधिक होती है। अच्छा, एक होगी तो संख्या नहीं होगी? चलो देखो, 3 से बड़ी का मतलब है कि देखो 2 का वर्ग होता है 0,4 और 3 का वर्ग होता है 0,9। देखो 4 और 9 को आप 24 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए 3 से बड़ी फिर आती है आपकी 5, और 5 का वर्ग 2 अंकों में आता है, क्योंकि जब तक आपका वर्ग 2 अंकों में नहीं आएगा तब तक तो आप 2 अंक वाली संख्या से विभाजित ही नहीं कर सकते उसे। इसीलिए यहां क्या लिखा है आपका, 3 से बड़ी। अब देखो इसके बाद क्या आता है आपका 5। देखो 5 का वर्ग कितना आपका, 25। 25 को जब आप 24 से विभाजित करेंगे, एक बार भाग जाएगा तो क्या शेष बचेगा आपका, एक शेष बचेगा। बात सही है कि नहीं है बताओ? उसके बाद देखो फिर आता है आपका 7। 7 का वर्ग कितना होता है आपका, 49। 24 का भाग देंगे, 24 दूनी 48, क्या शेष बचेगा आपका, एक शेष बचेगा। उसके बाद देखिए फिर आता है आपका 11। 11 का वर्ग कितना होता है आपका, 121। जब हम 24 का भाग देंगे, 24 पंजे 120, क्या शेष बचेगा आपका, एक शेष बचेगा। उसके बाद देखिए फिर आता है आपका 13। 13 का वर्ग कितना होता है आपका, 169 होता है। अब 24 का भाग लगाएंगे तो 24 सत्ते 168 होता है, क्या शेष बचेगा आपका। अब कुछ लोगों को पढ़ा ही नहीं आता तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। भाई कुछ लोगों को नहीं आता है, अब कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि देखो आपको खुद पता चल रहा है 6 और 1 7 और 9 16, जीना कटेगा किसी से अब, क्योंकि शेष बचाने वाली जब बात होती है तो संख्या पूरी पूरी कभी नहीं कटती जीवन में। ये बात अपने को याद रखनी है। और जैसे ही देखो इसमें तुम एक कम करोगे तो देखो 3 से कट जाएगा। जैसे ही एक कम करोगे 168 हो जाएगा। 8 और 6 14 और 1 15 हो गया। इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, और नीचे 24 में भी 3 का जा रहा है। तो आप छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपकी पीछे विषम अंक आता है तो वो हमेशा ऐसी संख्या से कट सकता है जिसके पीछे वाला अंक भी विषम हो। इसका मतलब देखो 24 का अंक कैसा है, 4। 69 का कैसा है, 9। तो ये ना कटेगा जीवन में, क्योंकि सम संख्या से विषम नहीं कटती है और विषम संख्या से सम संख्या नहीं कटती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याओं में एक अंक ऐसा है जो सबको काट देता है, 5। देखो 20 को भी काटता है, 30 को भी काटता है, 40 को भी काटता है। बोलो काटता है कि नहीं काटता है? 50 60 70 80 90 100, जिसके पीछे तुमको जीरो दिखेगी उसकी दुश्मनी है उससे, वो काट देगा तुरंत। अच्छा, बिना जीरो वाला कोई भी सम अंक नहीं करता उससे। जैसे कि देखो 22 है, 44 है, 46 है, नहीं कटेगा कभी। केवल क्या होना चाहिए पीछे, जीरो होनी चाहिए। अच्छा आप बताओ, जीरो सम संख्या होती है कि नहीं होती है ना? एकदम बढ़िया प्रश्न। अच्छा देखो, सम संख्या का नियम क्या कहता है, तुम बचपन से पढ़े कि जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है। यही पढ़ा है ना मास्टर ने हमेशा। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। यही तो पढ़ा है ना? तो बताओ जीरो में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बताओ ना। अच्छा आधे लोग तो ऐसे सोच रहे हैं हमको कुछ नहीं आता है। ऐसे नहीं सोचना है, आपको बहुत कुछ आता है। बस यही है, जैसे हनुमान जी को उसकी शक्ति बताई थी ना, ऐसे हम तुमको जागृत करते हैं कि तुमको बहुत आता है। बस बाहर निकालिए उसको। समझ पा रहे हैं आप बात को? आपको आता बहुत कुछ है, आप बस डर जाते हैं कि यार ऐसा ना हो गलत हो जाए। अरे एक बार हो जाएगा, कौन दिक्कत आ रही है? दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा, चौथी बार तो सही होगा ना। तो बताओ जीरो सम संख्या है या नहीं है? जल्दी बताओ। नहीं है? पक्का? कौन सा कह रहा, उदासीन?
अरे वो उदासीन तो तब होता है भाई साहब जब पूर्णांक संख्या की श्रेणी में मध्य बिंदु बनता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में आधी माइनस होती है आधी प्लस होती है, वहां उसको जब कंसीडर करते हैं तो वो क्या होता है आपका उदासीन पूर्णांक होता है। लेकिन वहां भी एक प्रश्न बनता है कि यदि शून्य को पूर्णांक संख्या की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो निम्न में से किस श्रेणी में लेके जाएंगे, तो हमेशा उसको धनात्मक पूर्णांक में लेके जाते हैं, ऋणात्मक में नहीं लेके जाते। उसका कारण क्योंकि आज तक के जमाने में तुम इतने बड़े हो गए तुमने माइनस की जीरो नहीं देखी होगी कभी, जीरो तो प्लस में ही होती है हमेशा। बाकी सारे अंक आपके माइनस प्लस में हो सकते हैं, शून्य माइनस में कभी नहीं हो सकती, इसलिए कहां लेके जाते हैं उसे। और जैसे ही मैंने ये बात आपको बताई कि जो जीरो है वो धनात्मक पूर्णांक में जाती है तो तुम्हारे दिमाग में दूसरा कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा, तो सर फिर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो जीरो होना चाहिए, फिर एक कैसे हो गया। अच्छा बताओ आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न, इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा प्रश्न उत्पन्न नहीं करने। जब शामिल करने की बात आती है तो वो धनात्मक में जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धनात्मक का सबसे छोटा पूर्णांक है, समझ पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे, अच्छा जिनका पहला दिन है वो कह रहे होंगे सर कब हुआ था ये, क्या क्या पढ़ाया था। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बेटा जल्दी जल्दी क्लास खत्म कर, वो घर जाके पहले ये पढ़ के कल क्या पढ़ाया था, तभी बैठेगा दिमाग में। तो अब देखो फिर 13 के बाद क्या आता है बताओ, 17 का वर्ग आपका 289। देखो 24 का भाग लगाएंगे, 24 से कम 24 4 बचेंगे 49, फिर 24 दूनी 48, क्या शेष बचेगा। और तुम्हारा जहां तक मन करे ना वहां तक भाग दे लो, एक ही बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा कभी। जहां तुम्हारा मन करे, जितनी अभाज्य संख्या का मन करे, जैसे देखो 23 को लिख देते हैं हम लोग, 23 का वर्ग कितना होता है आपका 529। देखो 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48, क्या शेष बचा आपका। चलो आज पहला काम सुनो तुम लोग पहले तो, हाँ इधर काम भी मिलता है, ये कोचिंग अलग है, दुनिया से हटके है। कल आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक सबको याद होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा बता रहा है कि जैसे ही 23 का नंबर आया तुम में से आधे लोगों की तो बोलती बंद हो गई, और कहा 23 का वर्ग कितना होता है, 20 तक पढ़े हम 400 होता है, और कुछ लोग उसमें भी सांस खींच रहे कि हमको तो 15 तक ही आता है, 17 18 19 भी नहीं आता हमको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो अब बात आ गई कि हर जगह क्या बच रहा है आपका, एक संख्या तो वो पेपर में देगा नहीं कभी तुमको। चलो मान लेते हैं, अब इसको और इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग। तो देखो इसका वर्ग 25 और इसका वर्ग 49, दोनों को जोड़ा तो कितना बना 74, और अब 24 का भाग लगाइए, 24 या 72, तो कितना शेष बचेगा आपका, कितना बचा। अच्छा एक और एक भी तो 2 ही होता है, अच्छा होता है कि नहीं होता बताओ। चलो तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, देखो 121 और 74 कितना हो जाएगा आपका 195, और 24 अट्ठे 192 होता है, क्या शेष बचेगा आपका। अब देखना एक एक को जब 3 बार जोड़ें तब भी कितना आएगा। यहां से एक नई बात समझ में आई कि जितनी संख्या होंगी उतना शेष बचेगा, संख्या अगर 2 तो 2 बचेगा, संख्या अगर 3 तो 3 बचेगा, लेकिन जैसे ही गिनती 24 तक पहुंचेगी फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि देखो एक एक करके 24 संख्याओं में 24 हो जाएगा, और 24 में 24 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब वहां जाके क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। चलो देख लेते हैं, गुणा और करके देख लेते हैं। देखो 25 का 49 से गुणा करेंगे तो 1225 आता है, कितना आता है आपका 1225। अब देखो 24 पंजे 120, कितना शेष बचा 2, 25 हो गया, 24 से कम 24, क्या शेष बच रहा है आपका। अब एक बात बताओ, 1 का गुणा 1 से करो कितना आता है। तो यहां से एक नई बात समझ में आई कि जब आपकी अभाज्य संख्याओं का योग दिया होता है वर्गों का, तब 24 का भाग देते हो तो जितनी संख्या दी होंगी उतना ही उत्तर आएगा, और अगर गुणनफल दिया हुआ है तो हमेशा 1 आएगा। तो ये बात मैं आपको अगली स्लाइड पे लिखाता हूं, सुनो पहले फिर उतारना है ये, कि यदि प्रश्न गुणनफल का है तो हमेशा एक शेष बचता है। तो हमेशा कितना शेष बचेगा आपका, ये फिक्स है हमेशा के लिए। उसने कह दिया कि 5 अभाज्य संख्याओं के वर्गों के गुणनफल को यदि 24 से विभाजित किया जाए तो निम्न में से क्या शेष बचेगा, तो एक ही बचेगा।
उसने कह दिया तीन अभाज्य संख्याओं के वर्गों के गुणनफल को यदि 24 से विभाजित किया जाता है तो निम्न में से क्या शेष बचेगा, तो एक ही बचेगा। संख्या कितनी भी दे रखी हो, क्योंकि एक का गुणा एक से आप कितनी बार कर दीजिए हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, एक ही आएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? अरे यस या नो, पक्का? दूसरा देखिए, यदि प्रश्न योगफल का है तो जितनी संख्या होती हैं जितनी संख्या होती हैं उतना शेष बचता है। लेकिन यदि संख्याएं 24 या 24 के गुणज में हो तो हमेशा जीरो शेष बचेगा। तो क्या शेष बचेगा आपका, जीरो शेष बचेगा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब उतार लो आराम से।
बोल ही नहीं रहा मैं। ये प्रश्न अगर मुझसे ऑनलाइन वाला विद्यार्थी कहे तो मैं मान भी लूं, क्योंकि भाई उसको तो जो मैं बोलूंगा वो सुनाई देगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर ये माइक बंद हो जाए ना, तब भी मैं ये पूरी क्लास भर जाए, इतनी लंबी क्लास और बिठा लेना, मैं बिना माइक के भी पढ़ा दूंगा। तब हो सकता है तुमने अभी बात सुनी नहीं है, माइक में सुन रहे हो तुम इतने दिन से, पहले दिन। यही तो समस्या है तुम्हारे साथ में, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आवाज नहीं आ रही, मैं बोल ही नहीं रहा। अब सुनो कि चार अभाज्य संख्याओं के वर्गों के योग को यदि 24 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। पक्का ना? अब देखो अच्छे तरीके से, अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कल की क्लास में से, क्योंकि देखो परसों आपका पहला दिन था, वो तो एक समझ लो ट्राई बॉल होती है आपकी। फिर दूसरा दिन आपने कल निकाला, तब तक हमने आपको बिल्कुल तो नहीं छेड़ा, अब हम छोड़ने वाले नहीं तुमको। देखो कल हम एक पॉइंट लिखाए थे आपको कि किन्हीं भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योगफल के समान होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अरे यस या नो? पक्का ना? सबने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, यदि उनके वर्गों का अंतर निकालते हैं तो वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के योगफल के समान होता है। सही है ना? अब मैं प्रश्न बोलूंगा, जिसको उसका उत्तर आता है केवल हाथ खड़ा करना है, जवाब नहीं देना है। सही है ना? अब मैं प्रश्न बोलता हूं, देखो कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब किस किस को आता है, हाथ खड़ा करो। एक, दो, तीन, बताओ भाई। हाँ तो अब पूछ रहा हूं ना मैंने कहा मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, अब तुम बताओ। और तुम हाथ तो ऐसे खड़ा कर दिए थे एकदम बढ़िया, जैसे इधर रेवड़ी बटेगी। आप बताओ सर। 28। बस, दो लगातार संख्या जुड़ने के बाद कभी सम संख्या नहीं बनाती हैं, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। यही तो कृपा अटक जाएगी तुम्हारी। ये लाइन में पहले ही लिखा दिया था कि दो लगातार प्राक संख्याओं को जोड़ने के बाद में हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी आपको, विषम संख्या प्राप्त होगी। कॉपी खोल के देखो आप अपनी, हम पहली लाइन में यही लिखाए थे कि किन्हीं भी दो लगातार प्राक संख्याओं को यदि जोड़ते हैं तो उनका योग हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। तो दो संख्या जुड़ने के बाद सम तो कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो फिर जब जुड़ के सम नहीं हो सकती तो वर्गों का अंतर सम कैसे निकल आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। यू आर नॉट समझिंग हमारी बात? समझ गए ना एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़े, आगे देखिए, हेडिंग डालिए, अभाज्य खंड ज्ञात करना। अब देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। प्रश्न में दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर करते हैं एवं कुल फैक्टर्स की संख्या से
देखिए प्रश्न में दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर करेंगे और कुल फैक्टर्स की संख्या से पावर को गुणा करने पर कुल अभाज्य खंड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे 120 की पावर 7 में कुल प्राइम फैक्टर होंगे। अब ऐसे आ गया आपके पास प्रश्न कि 120 पर पावर कितनी लगी आपकी 7, और वो पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर बताइए कितने होंगे। तो आपको देखो ऊपर मैंने लिखा दिया कि संख्या के क्या करने, आपको फैक्टर करने हैं। तो 120 के फैक्टर क्या होते हैं आपके, देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, सही है ना, पक्का, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। तुमसे नहीं हो पाएंगे, तुम लोगों का देखो एक देसी जुगाड़ तुम जानते हो अच्छी तरह, ऐसे कि 2 का भाग लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक एंड नहीं हो जाए, सही है। अब देखो ऐसे कैसे बनाते हैं वो समझाता हूं मैं आपको, ये तो तुमने सीख ही रखा है भाई, जो आता है वो तो आता ही है अपने को, जो नहीं आता वो सीखना है। देखो मैंने एक बार 2 निकाला तो आपको अच्छी तरह पता है कि 120 में से अब 2 निकल गया, इसका मतलब 60 बचा अभी है, सही बात है ना। और 60 में से फिर एक बार 2 निकाल लिया तो 30 बचा, 30 में से फिर एक बार 2 निकाल लिया तो 15 बचा, और 15 क्या होता है आपका 3 गुणा 5। बोलो बात सही है कि नहीं है, अरे बोलो यस या नो। जैसे इसकी जगह देखो 300 दिया होता और 300 की पावर लगी होती कितनी 8, और इसमें पूछ लेता वो आपसे क्या प्राइम फैक्टर। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सोचना है इतना बस कि इसमें से अगर मैं 2 निकालूंगा तो ये 150 बचेगा। अब बात सही है कि नहीं है, और 150 में से अगर मैंने एक बार फिर 2 निकाल लिया तो कितना बता 75, 75 क्या होता है आपका 25 गुणा 3, इसका मतलब एक बार 3 भी निकाल लो तो बचा 25, और 25 होता है आपका 5 गुणा, बोलो बात सही है कि नहीं है, अरे बोलो यस या नो। इसका मतलब इस पे पावर कितनी है आपकी, अब देखो इनको गिनो 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का गुणा 7 से करना है। तो कितने प्राइम फैक्टर आ गए आपके 35। यहां देखो कितने 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है 5 का गुणा 8 से करना, तो कितने आ गए आपके 40। हो गए सवाल, यही पूछ रहा है। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं अच्छी वाली, इतना सरल पेपर में नहीं आता है, ये तो तुमको सिखाने के लिए है। पेपर में तो संख्या ही ऐसी आती है जो कटती नहीं है तुम लोगों से। जो 323 दे दिया, अब तुम क्या करोगे, मन कर देख 2 का भाग जा नहीं रहा क्योंकि पीछे 3 है, 3 का भाग देखो 3 और 3 6 और 2 8, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का वैसे नहीं जाएगा। अब तुम भाग देते थे, तुम्हारी लिमिट 7 8 9 तक ही होती है, उसके बाद तुम सोचोगे मन क्या बना जाएगा भाई साहब, इसका मतलब यही संख्या है। लेकिन हमेशा ज्यादातर संख्या ऐसी आएगी जिस संख्या के आप 1 या 2 ही फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं जब आपको यह ज्ञान होगा कि ये किस संख्या से कट सकती है, क्योंकि ऐसी संख्या आती है ज्यादातर पेपर में जिसको काटने में आपको तकलीफ होगी। क्योंकि आसान संख्या पेपर में देखे तो देखो पेपर का लेवल आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं एनुअल अटेंडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों से बात करूं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लें कि सरकार पेपर पहली बार कराएगी, और जब पहली बार पेपर होता है तो भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज से पहले पूरे जीवन में कभी पशु परिचर का पेपर नहीं हुआ था, पहली बार होगा। और पहली बार में पता नहीं क्या होता है, ये तो सरकार जानती है, क्योंकि हम लोग भी तो भाई अंदाजे से तो पढ़ा रहे हैं ना, जो उन्होंने सिलेबस दिया है। जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना। अब इसका तो कोई प्रीवियस ईयर है ही नहीं, तो क्या है वहां लिखा हुआ है सामान्य गणित पढ़ानी है, तो हम 0 से लेकर टॉप तक पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या आएगा। समझ पा रहे हैं ना आप बात को, इसलिए ध्यान पूर्वक आपको बेस्ट पढ़ना है। और जैसे हम बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट वाले विद्यार्थियों की, तो उनके तो बहुत सारे पुराने पेपर हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि गणित के 5 सवाल 4 सवाल आते हैं, उनमें से 2 ऐसे होते हैं जो सब कर लेते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो बहुत किसी से नहीं होते। अब तुम कितना भी पढ़ लो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा आएगा तो आप कर लेंगे। लेकिन
फिर कहानी बदलेगी इसकी। पॉइंट नंबर सेकंड कि यदि संख्याएं गुणा के रूप में दी हों। कैसे दी हों? जैसे कि देखिए 300 की पावर 4 गुणा 100 की पावर 6 गुणा 70 की पावर 3 में प्राइम फैक्टर होंगे। ऐसे भी तो आ सकता है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। आपको अब देखो कितने दे रखे हैं, 1 2 3 पद दिए हुए हैं। तीनों के आप अलग अलग मान निकालिए और जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा आपका। क्योंकि हमने एक का मान निकालना आपको सिखा दिया। जब देखो 300 का निकालना है आपको, अभी बताया था कि 300 क्या हो जाएगा आपका। देखो 2 दूने 4, सही है ना? अरे सही है ना? 4 तिया 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। पावर कितनी लगी है? 4। तो क्या हो जाएगा देखो 5 गुणा में 4, तो पहले वाले का आ गया 20। फिर 100 के फैक्टर करने आपको, 2 दूने 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। पावर कितनी लगी आपकी? 6। तो क्या हो जाएगा 4 गुणा में 6 कितना हो जाएगा आपका? 24। फिर बात करेंगे 70 का, तो 2 गुणा 5 गुणा 7 और पावर कितनी लगी आपकी? 3। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो देखो 44 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 37। टोटल 53 होगा भाई। 37 कैसे हो गया? मैं सोच रहा मेरी गणित कमजोर हो गई। ऐसा हो जाता कभी कभी। अब देखो ये था कि अगर गुणा के रूप में दे रखा है तो ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद एक और आता है कि गुणा एवं भाग दोनों रूपों में दिया हो। जैसे देखिए 400 की पावर 7, 70 की पावर 9, 120 की पावर 3 बटा 30 की पावर 4, 50 की पावर 2 में प्राइम फैक्टर होंगे। ऐसे भी तो पूछ सकता है वो आपसे। बोलो बात सही है कि नहीं है? अरे यस या नो? देखो पहली स्टेज सिंगल थी, डबल में गुणा करके आया, तीसरी बार में भाग दे के आया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं। इसका मतलब ऊपर वालों का अलग टोटल करो, नीचे वाले का अलग टोटल करो, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना, उत्तर आ जाएगा। इससे सरल नहीं मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, सिंगल संख्या दे रखी है, आप लगातार प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टरों को आप पावर से गुणा करिए, उत्तर आ जाता है। अगर संख्या एक से ज्यादा दे रखी है तो अलग अलग मान निकाल के जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर गुणा और भाग दोनों रूप में दे रखी हैं तो ऊपर वाले को आप अलग जोड़ लीजिए और नीचे वाले को आप अलग जोड़ लीजिए, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना, उत्तर आ जाएगा आपका। तो देखो निकालते हैं। 400 के फैक्टर करने हैं आपको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो 100 के फैक्टर अभी हुए थे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और 100 में 4 का गुणा करते तो 400 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब एक बार 2 गुणा 2 और जुड़ेगा इसमें। ऐसे तुमको शॉर्ट ट्रिक समझनी है अपने दिमाग में। नहीं कहीं तुम फिर 400 में से 2 का भाग दिया 200, फिर 2 का दिया 100, ऐसे नहीं करना है अपने को। तो देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजे 80 और 80 पंजे 400। पावर कितनी लगी है? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 गुणा 7 कितना हो गया आपका? 42। 70, 2 गुणा 5 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 गुणा 9, 27। फिर 120, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। पावर कितनी लगी आपकी? 3। देखो 5 तिया 15। अब देखो इनको जोड़ो, 42 और 27 कितना हो गया आपका? 69। 69 और 15 कितना हो गया आपका? 84। तो कितना हो गया इन सबको जोड़ने के बाद में? तो ऊपर वालों का तो आया 84। अब नीचे वालों का निकालो। देखो 30 क्या होता है आपका? 2 गुणा 3 गुणा 5। पावर कितनी लगी आपकी? 4। तो देखो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा।
फिर देखिएगा 50 क्या होता है आपका 2 × 5 × 5, और पावर कितनी लगी आपकी 2, इसका मतलब 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6। इनको जोड़ने के बाद कितना हुआ आपका 18। अब आपको 84 में से 18 को माइनस करना है, तो कितने बचेंगे बताओ? तो 66 हो जाएंगे आपके अभाज्य खंड, बोले तो प्राइम फैक्टर। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो अकेला दे रखा है, आप फैक्टर करिए, आप पावर से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा दे रखे हैं, केवल गुणा में दे रखे हैं, तो आप सबका अलग अलग निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, तो आपके प्राइम फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे। और यदि एक से ज्यादा दे रखे हैं और गुणा और भाग दोनों रूप में दे रखे हैं, तो अंश वालों को आप अलग जोड़ लीजिए, हर वालों को आप अलग जोड़ लीजिए, और अंश वाले में से हर वाले को घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। किसी का समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो एक बार फटाफट, तुरंत प्रभाव से। आ गया समझ में? तो फटाफट उतारो। देखो तुम ये उतारिए, ये सवाल लिखना, केवल ये वाला सवाल लिखना, उत्तर नहीं लिखना है तुमको। उत्तर घर जाके निकालना, आज ही सीख जाओगे, क्योंकि उत्तर अगर तुम इधर से टीप के ले जाओगे दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। फिर तुम क्या सीखोगे? केवल क्वेश्चन उतारना है, आंसर नहीं उतारना है आपको। कुछ लोगों ने तो लिख लगा के फ्री कर लिया एकदम। इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप घर पे आराम से, कोशिश करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और कोशिश नहीं करेंगे तो आपको ये टेक्निक समझ में नहीं आएगी। केवल आप प्रश्न को नोट करें। यहां पर देखो ये वाला प्रश्न नोट कर लिया होगा आपने, और फिर ये वाला प्रश्न और नोट कर लो, फिर पीछे कर दूंगा मैं इसको। ये सब आपको घर पे करने हैं अपने आप। ये वाला क्वेश्चन नहीं उतारा तो ये बाद में कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा उसको तो आराम से। ये वाला प्रश्न उतार लीजिए, और क्योंकि आप आंसर मत उतारिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ये आप आराम से फ्री माइंड में बैठ के एक एक करके कैलकुलेशन करना, और फिर अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से आप वीडियो को ओपन करिएगा, समझ में आ जाएगा दोबारा से। सीखने का तरीका तो देखो यही है। ये जब उतर जाए आपका तो मुझे बताओ, मैं फिर पीछे वाली स्लाइड पे कर देता हूँ। और फिर जो होमवर्क वाले 3 हैं इन्हें और नोट कर लो आप लोग, ठीक है? बाकी कहानी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।